आजकल इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के लिए आ रहे हैं। उसी में से कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि एक ख़ास समाज के लिए देश में हर तरफ नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। इसकी एक मुख्तसर हिस्ट्री और तारीख़ मैं आपके सामने रखूँगा। इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उसके सिर्फ 10 दिन के बाद आरएसएस की उम्र जो है वो 100 साल हो जाएगी। आरएसएस किस आफत बला मुसीबत का नाम है, इसके बारे में जानना हर हिंदुस्तानी को ज़रूरी है। दिसंबर 1947 को आज़ादी के बाद आरएसएस ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, जिसमें फ़िरका परस्त और बनिया ताजिर ग्रुप उसके अंदर शामिल हुआ था और उसका ज़बरदस्त वो लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ये उस वक्त की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट था और उनकी जो फ़िरका परस्ती की शुरुआत हुई थी दिसंबर 1947 को, उसके एक महीने के बाद ही उसका रिज़ल्ट हमारे सामने क्या आता है। महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया जाता है जनवरी में 1948 में। सिर्फ 3 दिन के बाद 2 फरवरी 1948 को ये फैसला किया जाता है कि आरएसएस के ऊपर बैन लगा देना चाहिए और आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। और 3 फरवरी को उस वक्त जो आरएसएस के हेड थे गोलवालकर और उनके 20,000 साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सिर्फ 1.5 साल के बाद आरएसएस से कहा जाता है कि आपका जो दस्तूर है, आप अपना दस्तूर जमा करवा दीजिए सरकार के पास। आरएसएस अपना दस्तूर सरकार के पास में जमा करवा देता है। इसके बाद 11 जुलाई 1949 को आरएसएस के ऊपर से सरकार पाबंदी हटा लेती है, तकरीबन 1.5 साल के बाद। तो आरएसएस का जो मुख्य पेपर था ऑर्गेनाइज़र, उसके अंदर के.आर. मलकानी मजमून लिखते हैं कि आरएसएस को सियासत में कदम रखना चाहिए। अपने बचाव के लिए और अपनी बका के लिए सियासत में कदम रखना ज़रूरी है। के.आर. मलकानी ने यह मजमून ऑर्गेनाइज़र में लिखा और उस वक्त किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की कि आरएसएस को सियासत में कदम रखना चाहिए, बल्कि उसने सपोर्ट किया। बलराज मधु आरएसएस के कारकुन थे, इनका ताल्लुक आर्या समाज से था। उन्होंने भी कहा कि आरएसएस को सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए और खुद अपनी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत में कदम रखना चाहिए। इसका एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त आता है जब अप्रैल 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा से ताल्लुक़ रखते थे, वो पंडित नेहरू की मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे देते हैं, ये कहते हुए कि नेहरू जी मुसलमानों की मुँह भराई करते हैं। आप सोचिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में जो इल्ज़ाम लगाया था नेहरू के ऊपर, उनके जो चेले हैं, शागिर्द हैं, आज तक वही इल्ज़ाम अपोजिशन सरकारों पर लगा रहे हैं कि अपोजिशन की सरकारें जहाँ भी हैं वो मुसलमानों की मुँह भराई कर रहे हैं। तो उनके गुरु ने जो एक मंत्र दिया था मुसलमानों की मुँह भराई का, एक इल्ज़ाम जो लगाया था कि जो चेले हैं ये अपोजिशन सरकारों पे लगाते आए हैं। और दूसरा मोड़ वो आया जब दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद पी.डी. टंडन को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन नेहरू जी उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही क़दामत परस्त हैं और इनको आरएसएस की पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए पी.पी. टंडन से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। ये जो घटनाएं 1950 में घटी, उसके बाद आरएसएस ने ये फैसला किया कि अब हमको अपनी एक पॉलिटिकल विंग बनाना चाहिए और वहीं पे जनसंघ की बुनियाद रखी जाती है। जनसंघ का क़याम अमल में आता है और उसी जनसंघ से भाजपा का जन्म होता है। इनकी जो मुख्तसर सी तारीख़ देखते हैं और इनकी जो एक्टिविटी जो देखते हैं, इसको देखते हुए तारीख़ से
आज मुस्लिम समाज को सबक लेने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि आरएसएस के ऊपर जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया, पाबंदी लगाई, उसी वक्त लोग थे ये फैसला किया कि हमको पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक होना चाहिए जो कि सियासी तौर पे हमको मजबूती दे। और पॉलिटिकल पार्टी होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, एमपी वही होते हैं, राज्यसभा में वही जाते हैं, और आपके कानून लोकसभा और राज्यसभा से ही होकर पास होते हैं। तो कानून साज जो पार्लियामेंट है या असेंबली है, वहाँ पे आपके लोगों का होना ज़रूरी। आज आप बहुत सारे धरने देते हो, नामुझसे रिसालत पे अच्छी खासी अपनी ताकत का मुजाहरा करते हो। आप अपनी सियासी ताकत को पहचानो। आज हिंदुस्तान में आप एक बहुत बड़ी सियासी ताकत हो, और एक लोकतांत्रिक देश में, जमहूरी मुल्क में वोट की जो ताकत होती है बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि आप 20% हो, कोई कहता है 25% हो, लेकिन आप 20% हो या 25% हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो एक अहम बात की तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ या बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 92 सीट एमपी की, लोकसभा की, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी है जहाँ पे आपका वोट फैसला कुन है। अगर 92 सीट पर आप फोकस करते हो और 92 एमपी लोकसभा में चुनकर आप अपने फैसला कुन वोट से भेजते हो, कोई भी सरकार अगर आती है और वो आपके खिलाफ कोई बिल लाना चाहे, कोई कानून पास करना चाहे, तो बगैर आपके जो एमपी हैं 92 अगर आप चुन के भेज देते हो, तो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत होगी, उनकी एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है। लोकसभा की जो टोटल सीट है उसका 17% होते हैं। तो अगर 17% एमपी अगर आपके पास में हैं, तो बगैर उनकी सहमति के कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आज जितनी हिंदुस्तान में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, जो दरगाहों के ज़िम्मेदार हैं, जो ट्रस्टी हैं, आज सबको अपने जो छोटे छोटे मफाद हैं उनको कुर्बान करके एक बड़ी लड़ाई आपको इस देश में लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए कि हमको अपनी जो पॉलिटिकल पावर है वो हासिल करना चाहिए। और जब तक आपके पास में पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप फुटबॉल की तरह, फुटबॉल के मैदान में जैसे फुटबॉल को किक मारा जाता है, एक इधर से मारा, दूसरा उधर से मारा, तो आपकी हैसियत एक फुटबॉल की ही हो जाएगी। इस देश में फुटबॉल से ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं रहेगी। अगर आपको बाइज्जत ज़िंदगी इस देश में गुजारना है, तो आपको अपनी जो पॉलिटिकल ताकत है, पावर है, उसको मनवाना है जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। एक डेमोक्रेसी देश है, तो डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए देश का कानून, देश का संविधान जो आपको पावर देता है, इजाज़त देता है, उस दायरे में रहकर आप अपनी ताकत, अपनी अज़मत मनवा सकते हो। अगर आप लोग वक्त रहते हुए नहीं बेदार हुए, तो आने वाला जो वक्त है इससे भी बुरा होगा। कोई भी आएगा, आपकी मस्जिद तोड़ेगा, दरगाह तोड़ेगा, ईदगाह तोड़ेगा, मस्जिद में घुसकर मारने की बात करेगा, आपके रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, और ये सब बेइज्जती, जलालत सुनते रहोगे, सहते रहोगे, कोई आपकी आवाज़ नहीं बनेगा। और ना ही आज की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके हक में आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। इसलिए आपको अपने समाज की अगर रक्षा करना है, हिफाजत करना है और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना है, तो आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए और आप अपनी सियासी क़यादत पैदा कीजिए। जब तक आपकी कोई सियासी क़यादत नहीं होगी, जब तक आपके लोकसभा में एमपी नहीं होंगे, असेंबली में एमएलए नहीं होंगे, जहां आपकी जितनी ताकत है, जहां पे आपके फैसला कुन वोट हैं, वहां पे एकजुट होकर आप अपने लोगों को पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजो। वही आपकी ताकत होंगे, वही आपकी आवाज़ बनेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों का मोहरा बनते रहोगे, तो सिर्फ मोहरे की ही तरह वो आपको इस्तेमाल करेंगी, और एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। यूज़ एंड थ्रो। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया।